Good morning, friends. Today's topic are classification of soil. In previous session, we discussed about importance of soil, factor responsible soil formation. Now we discussed classification of soils, मृदा का वर्गीकरण। प्राचीन काल में एंशिएंट टाइम में अगर दो ही तरह की प्रकार की मृदा होती थी, एक ऊसर, एक उर्वरा। उर्वरा सॉइल मतलब फर्टाइल सॉइल, ऊसर सॉइल मतलब इनफर्टाइल सॉइल। यानी अगर पहले किसान अगर बात करते तो केवल ये बात करते कि फर्टाइल और इनफर्टाइल सॉइल के बारे में बात कर रहे थे। बट अभी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए हैज डिवाइडेड इनटू इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल्स, एल्फिसॉल्स एटसेट्रा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने कलर, कंपोजिशन और करेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन के आधार पर सॉइल्स को, मृदा को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा, एलिवल सॉइल, जलोढ़ मृदा, डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा, ब्लैक सॉइल, काली मृदा, लेटेराइट सॉइल और रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदा, पीट सॉइल और सैलाइन सॉइल, लवणीय मृदा। इन 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। पहली मृदा जो आपकी है वो है, देखिए आपको दिख रहा है इसके अंदर, फॉरेस्ट सॉइल, वन मृदा। दिस सॉइल आर फाउंड इन एरियाज ऑफ सफिशिएंट रेनफॉल एंड थिक फॉरेस्ट ग्रोथ। तो वन मृदा जो है, फॉरेस्ट सॉइल है, ये उस जगह पाई जाती है जहां सफिशिएंट रेनफॉल यानी बरसात ठीक ठाक हो रही हो और दूसरी फॉरेस्ट कवर ठीक हो। देर आर लोमी ऑन वैली साइड्स हैव क्वालिटी ऑफ ह्यूमस। इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, वैली साइड में पाई जाती है, घाटियों में पाई जाती है। इन स्नो माउंट्स एरिया सोइल इज एसिडिक एंड हैव लो ह्यूमस। दे आर फाउंड इन स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। अब हम ये कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हमारे जो स्टेट्स है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो पहाड़ी क्षेत्र है उन पहाड़ी क्षेत्रों में ये वन मृदा पाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात कि ज़्यादा बरसात वाले क्षेत्र में हैवी रेनफॉल एरिया या सफिशिएंट रेनफॉल एरिया। दूसरा, थिक फॉरेस्ट ग्रोथ होती है, वो जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट आपकी आती है एलिवल सॉइल। जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जैसे नाम से है ज्ञात हो रहा है एक में कि ये जो मृदा है नदियों के डिपोजिशन वर्क के द्वारा होता है, बनती है। पहाड़ी क्षेत्रों से नदियाँ जब आती है या हिल एरिया से नदियाँ जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उस समय अपने साथ जो मलबा या डेब्रिज या
सेडिमेंट्स लेकर आती है। ये सेडिमेंट्स प्लेन एरिया में जहाँ नदी का प्रवाह कम हो जाता है वहाँ डिपॉजिट कर देती है। जो एलुवियल नदी के द्वारा लाया जाता है वो वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से ये मृदा हर साल नई बन जाती है, नई हो जाती है और उसके कारण से बहुत उपजाऊ होती है। दे आर रिच इन पोटेशियम एंड ह्यूमस बट लेक फॉस्फोरस एंड द नाइट्रोजन। ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे टू एस ग्रे। इसका कलर लाइट ग्रे से एस ग्रे तक होता है। दे आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड दे कैन बी यूज फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप लाइक व्हीट, राइस एंड एट्सेट्रा। चावल के लिए, गेहूं के लिए, गन्ने के लिए ये मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है और बहुत ही सूटेबल होती है। तो आप देखिएगा कि जो मैप के अंदर मानचित्र में दिखाई दे रहा है, जो यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इन क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार है और यहाँ गेहूं और चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है और गन्ने के लिए भी सूटेबल है। तो यूपी में गन्ना भी उत्पादित किया जाता है इसमें। पंजाब का एरिया ले लीजिए, जहाँ 5 नदियों का एरिया है, वहाँ भी ये मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है और यहाँ भी गेहूं की खेती की जाती है। दे आर फाउंड इन एरिया लाइक इंडो गंगेटिक प्लेन कवर स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, डेल्टिक रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो कृष्णा कावेरी का डेल्टा का रीजन है, महानदी का डेल्टा का रीजन है, उन क्षेत्रों में भी ये मृदा पाई जाती है। तो एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, इट्स ए वेरी फर्टाइल सॉइल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत में इसका विस्तार आपका यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों में है इसका। और डेल्टा क्षेत्र जो महानदी का डेल्टा है, ये आपका गोदावरी है, कृष्णा है, आप कोस्टल रीजन की तरफ देखिएगा नीचे, तो यहाँ भी इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल बोल दीजिए या एरिड सॉइल बोल दीजिए, शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा। ये ज़्यादातर हमारा इस मैप के अंदर देखिएगा पीला इसके कवर दिखाया गया, पीले रंग में दिखाया गया है। और ये मृदा वेस्टर्न राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात का पार्ट है, इस क्षेत्रों में पाई जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ रेनफॉल कम होता है, जिसके कारण से इसके जो टेक्सचर ड्राई होता है बिल्कुल। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है क्योंकि वेजिटेशन कवर नहीं होता है, यहाँ पेड़ पौधे होते नहीं हैं, बहुत कम होते हैं और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। बट अगर इसको अंदर पानी या इरिगेशन किया जाए तो कई फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम द रेड टू लाइट ब्राउन। इन दिस टाइप ऑफ सॉइल कंकर आर आल्सो प्रेजेंट। दिस सॉइल इज फाउंड इन स्टेट लाइक राजस्थान, पार्ट ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब। जो पंजाब का मालवा का बेल्ट है, जो बठिंडा का बेल्ट है या अबोर साइड का एरिया है, वहाँ भी इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि शुष्क मृदा। आपने देखा होगा इसमें मॉइस्चर बहुत कम होता है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है कि वेजिटेशन क्या कवर क्या है, कम होता है। नेक्स्ट आपकी आती है ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल, काली मृदा और या रेगुर मृदा। ब्लैक सॉइल के नाम से जैसे पता चलता है, इसका कलर थोड़ा काला कलर का होता है या इसको डार्क ग्रे की तरह होता है इसका कलर। और ये मृदा जो हमारा डेक्कन प्लेटू है, अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आपका गुजरात है, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। इस मृदा की खास बात ये है कि ये इसके अंदर ये जो है इसमें मॉइस्चर गेन करने की पावर ज़्यादा होती है, कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। रेनी सीजन होगा तब आपको ये इसके अंदर जब पानी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और इसके अंदर प्लो चलाना बड़ा मुश्किल होता है, यानी उसमें हल चलाना बड़ा मुश्किल होता है।
और जब इसमें मॉइस्चर एवोपरेट हो जाता है, जब इसमें मॉइस्चर चला जाता है, तब इसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं सॉइल के अंदर। द कंटेन ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, पोटास बट लेक नाइट्रोजन, phosphorus and organic matter. They are suitable for the growth of cotton. यह मृदा कॉटन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन के लिए बहुत सुटेबल है ये। दे आर फाउंड इन स्टेट लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के कुछ भाग में भी ये मृदा पाई जाती है। कई जगह इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। तो इसको ब्लैक सॉइल, रेगुड सॉइल, कॉटन सॉइल अगर कहा जाए तो आपको ऑप्शन में यही सही करना है कि विच सॉइल इज नॉन एज ए कॉटन सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल। क्योंकि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बनी हुई है, ज्वालामुखी प्रवाह से बनी हुई है ये, बेसाल्ट की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका लेटेराइट सॉइल। Laterite soil, these soils are formed by process of leaching. Leaching is a process by which soil is being removed due to high temperature and high rainfall. तो जहाँ हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर पाया जाता है वहाँ इस प्रकार की सोइल पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, अगर देखो डेली बरसात होती है वहाँ, और डेली ये मान के चलिए कि वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, तो उन क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। ड्यू टू हाई रेनफॉल, लाइम एंड सिलिका आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल एंड इट्स लेफ्ट विद आयरन ऑक्साइड एंड पोटास। जब ज़्यादा रेनफॉल होगी तो इसमें जो लाइम होगा या चूना हो, सिलिका होगी, वो पानी के अंदर घुल जाते हैं और बह जाते हैं, और इसमें केवल क्या बच जाता है, आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा बच जाती है। द सॉइल लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, the soil become hard like brick when dries up and thus is not suitable for agriculture. यह मृदा अगर आप देखोगे इसको तो ये ज़्यादातर जब ये सूख जाती है तो हार्ड हो जाती है ईंट की तरह, और एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं होती उस समय। दिस इज फाउंड स्टेट लाइक कोस्टल एरियाज, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड आसाम। या असम के पार्ट के अंदर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक के क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। तो ये आपकी लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट आपका था रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा नाम से भी ज्ञात होता है कि लाल होगी या पीली होगी। They are formed due to the weathering of metamorphic rocks. Metamorphic rocks के weathering के द्वारा इस soil का निर्माण होता है। They are red in color due to high iron content in them. इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण इसका कलर रेड होता है। These soils are rich in potash, iron, but lack lime, phosphate, nitrogen, etc. With the application of the fertilizers, they are suitable for the growth of wheat and rice. अगर इनमें फर्टिलाइजर का उपयोग करके इसमें व्हीट और राइस का कल्टीवेशन किया जा सकता है। दे आर फाउंड इन स्टेट लाइक पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड झारखंड। तो ये आपकी रेड एंड येलो सॉइल। पीट सॉइल, दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल एंड द हाई ह्यूमिडिटी। They are formed due to the high vegetation growth in that areas. वेजिटेशन कवर हाई होता है, हाई रेनफॉल होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। These soils are rich in humus and organic content, क्योंकि अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो इसमें सोइल में ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा होगी। They are brown in color. They are found in states like UK, coastal area of West Bengal, Odisha and तमिलनाडु। ये आपकी पीट सॉइल। सैलाइन सॉइल, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा के नाम से पता लग रहा है कि लवण यानी नमक की मात्रा ज़्यादा होती है इस मृदा में। सैलाइन सोइल आर वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न गुजरात, डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड द सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल।
It can also be seen in the areas of Punjab and Haryana for extensive groundwater irrigation. जिन क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा में जहाँ जमीन का पानी निकाल के सिंचाई की जाती है, उन क्षेत्रों में भी उस मृदा में भी लवण की मात्रा बढ़ गई है। कोस्टल एरिया में तो है ही है, वहाँ तो समुद्र के कारण जो कोस्टल रीजन है वहाँ लवण की मात्रा पाई जाती है, नमक की मात्रा पाई जाती है, बट पंजाब और हरियाणा में भी ये पाई जाती है। दे आर ऑल्सो नॉन एज ऊसर सॉइल। इसको ऊसर या अनफर्टाइल सॉइल भी कहा जाता है, इनफर्टाइल सॉइल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर कृषि करना बड़ा मुश्किल होता है, कृषि की उत्पादकता इसमें नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं आगे सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन मृदा क्षरण, it refers to decline in soil fertility and nutritional status of soil due to the various human factors like deforestation, industrialization and urbanization। यानी मृदा की गुणवत्ता में जो कमी आ जाती है उसे सॉइल डिग्रेडेशन कहा जाता है। डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी या उपजाऊपन में कमी आ जाना। अगर मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है, उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। यानी वो डिग्रेड हो गई है, उसकी उत्पादकता में, उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई है। और ये होता क्यों है? ये होता है मानव की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा, जैसे डिफोरेस्टेशन, वनीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण एंड अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। इन प्रोसेस के द्वारा ही मृदा का अपरदन हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। मृदा का डिग्रेडेशन के अंदर एग्रीकल्चर बड़ा फैक्टर है, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी है, जरूरी भी है, लेकिन गलत तरीके से मृदा का अति उपयोग होने से, उसका ओवर यूज होने से मृदा अनफर्टाइल हो गई है। पंजाब की मृदा जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती थी, लेकिन उसमें हाई यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के कारण मृदा अनुपजाऊ हो गई है। पंजाब का बहुत सा क्षेत्र, जब भी बात की हमने कि ज़्यादा सिंचाई करने से मृदा लवणीय हो गई है, मृदा डिग्रेड हो गई है, सॉइल डिग्रेड हो गई है। इसलिए हमें इस सॉइल को संरक्षण करना है, उसका ऑप्टिमम यूज करना है, लेकिन बिना नुकसान पहुंचाए। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के द्वारा भी मृदा का डिग्रेडेशन होता है। सॉइल इरोजन यानी ऊपर की जो लेयर होती है वो मृदा की हट जाती है। इसका कारण क्या है? कॉजेज सॉइल इरोजन क्या है? देखिए, डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन अवनीकरण, वनों को काटना। अगर हम वनों को काट देंगे तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, अगर वो पेड़ों को काट देंगे तो वहाँ की मिट्टी लूज हो जाएगी और पानी और हवा के द्वारा बह जाएगी। मानव की गतिविधियां हैं, मानव घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, नई कॉलोनीज बसाने के लिए वनों को काटते जा रहा है, जिसके कारण से सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है। फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, गलत तरीके से कल्टीवेशन करना, उसके कारण से भी होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा होता है। क्रॉप रोटेशन टेक्निक यूज नहीं करते हैं लोग, एक ही प्रकार की फसलों का उत्पादन करते रहते हैं। और केमिकल और फर्टिलाइजर्स का भी ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसके कारण से भी सॉइल क्या हो रही है? अनफर्टाइल हो रही है। ओवरग्रेजिंग, पशुओं को चराई, पशुचारण, पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से वो जो पेड़ पौधे, छोटे पौधे हैं, जो मिट्टी को बाइंड करके उनको जड़ों से निकाल देते हैं, और जिसके कारण से सॉइल क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, और वहाँ मृदा अपरदन हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, सीट इरोजन,
gully erosion, desertification. When due heavy rainfall, the topmost fertile layer is removed by the water is called sheet erosion. बहुत बड़ी लेयर पर मिट्टी की जल के द्वारा रिमूव कर दी जाती है, उसको sheet erosion कहा जाता है. Gully erosion या gully erosion on steep slopes and areas with lack of vegetation covers. Deep valleys are cut are called gullies. Gully cut agricultural land and make unfit for cultivation. कई बार नदियों के द्वारा बहुत बड़े गहराई के अंदर अपर्दन किया जाता है, डीप, और वो रेवाइंस बन जाते हैं, बियर्ड बन जाते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है. आपने चंबल के क्षेत्र में, चंबल नदी के क्षेत्र के अंदर आपने रेवाइंस के बारे में सुना होगा. चंबल के बियर्ड, रेवाइंस ऑफ चंबल. तो गली रीजन के अंदर क्या होता है कि नीचे गहराई से काट दिया जाता है पानी के द्वारा, और वहाँ एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती. डेजर्टिफिकेशन, large scale erosion in dry areas due to the intensive cultivation, overgrazing and the deforestation has led to decrease in quality called as a desertification. तो बहुत बड़े क्षेत्र में इरोजन हो जाता है और वहाँ ज़्यादा कृषि करने से, ओवरग्रेजिंग से, डिफोरेस्टेशन से, और वहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है. ये आपके टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन. सॉइल कंजर्वेशन, किस प्रकार संरक्षण किया जाए इनका. सॉइल एक नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा. इट्स फर्टिलिटी विल गिव गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. Soil takes of millions of years formation, therefore soil need to be conserved. Soil conservation refers to application of technique which help to conservation of soils. Afforestation, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, वनीकरण किया जाए, लोगों को रोका जाए पेड़ काटने से और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए. मेकिंग डैम्स एंड बैरियर्स, रिवर्स के ऊपर सीट इरोजन से बचने के लिए रिवर्स के ऊपर डैम बनाया जाए, ताकि एक तो बाढ़ भी नहीं आएगी, फ्लड भी नहीं आएगा और इरोजन भी नहीं होगा. कीप ए चेक ऑफ ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग पे चेक करना कि ज़्यादा चराई ना हो, खुले में चराई ना हो, उसकी जगह में स्टॉल फीडिंग करना चाहिए, यानी घास काट कर एक जगह उनको डालना चाहिए. क्रॉप रोटेशन, एक ही प्रकार का फसलों का उत्पादन ना करें. हमें फसलों का अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन करना है, उनको लगाना है, उनको बनाना है, उनको अलग अलग प्रकार की कृषि करनी है, ताकि एक ही प्रकार की फसल उत्पादन करने से क्या होता है, जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. टेरेस फार्मिंग, हिली एरियाज के अंदर हम कर सकते हैं, जिससे हम स्टेप फार्मिंग भी बोल सकते हैं. स्मॉल स्टेप्स कैन बी मेड इन माउंटेन्स एरियाज विच विल हेल्प द रिड्यूसिंग द वाटर स्पीड एंड दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन. तो टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हैं, सीढ़ीदार खेत बना सकते हैं. डेजर्ट एरिया में शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं, पेड़ पौधों की पट्टी लगा सकते हैं. ट्रीज आर प्लांटेड इन डायरेक्शन टू विंड और विंड इट डन सो विंड डज नॉट कॉज इरोजन एंड देयर स्पीड रिड्यूस. तो हवा की स्पीड कम हो जाएगी और इरोजन रुक जाएगा. कंटूर प्लोइंग, it is practiced in plowing along the contours of steep slope in the mountains, which help to that this technique surface runoff and soil erosion can be decreased. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और एक बार एनसीईआरटी की बुक से आप गो थ्रू हुई, देखिए इसको, पढ़िए और मैप की प्रैक्टिस भी करिए. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद.